Hello everyone. In this video lecture, I am going to discuss the second part of fundamental unit of life. In my previous video lecture on this chapter, I had explained all the cell components of a cell. Hopefully आपको सब याद होगा. नहीं याद है तो एक बार जाकर उस वीडियो लेक्चर से रिकॉल कर लो. तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो सेल के मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं बेटा. इट्स अ न्यूक्लियस, इट्स अ साइटोप्लाज्म एंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये तीन चीज़ें हमने उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. इस वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस द सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल. अब बेटा ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा? दे आर द पार्ट ऑफ अ सेल. ये पार्ट्स ऑफ द सेल ही हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. अगर सेल को अपनी एक्टिविटीज़ करनी है प्रॉपरली तो क्या होना चाहिए? ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना बेटा, इनको भी अपना फंक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा. अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो दैट मीन्स कि सेल की फंक्शनिंग को भी वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा? दे आर पार्ट ऑफ द सेल. दे आर पार्ट ऑफ द या पार्ट्स ऑफ द सेल विच परफॉर्म what specific functions. सेल्स को अगर अलाइव रहना है और अपनी एक्टिविटीज़ करनी है तो व्हाट आई सेड कि सेल ऑर्गेनल्स को अपना फंक्शन प्रॉपरली करना पड़ेगा एंड दे आर पार्ट ऑफ सेल. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स. तो आप क्या लिखोगे? सेल ऑर्गेनल्स आर द पार्ट्स ऑफ द सेल विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल्स. ओके, तो वन बाय वन बेटा हम इन सेल ऑर्गेनल्स को अब करेंगे डिस्कस. सेल्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं. अब ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सी हैं वन बाय वन हम सब डिस्कस करेंगे. सबसे पहली सेल ऑर्गेनल में जो डिस्कस कर रही हूँ दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको बेटा हम ER भी कह देते हैं. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है बेटा, ये जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ना, दे आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इनके अराउंड क्या होती है? मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होती है जो मटेरियल को इन एंड आउट करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपने पढ़ा था ना, सेल की आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसको ER भी कहते हैं बेटा. ये भी क्या है? ये भी सेल बाउंड, ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ठीक है, और ये जो है ना बेटा, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशंस. ठीक है, सो दे आर द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स और ट्यूब्स. ठीक है, और ये एक चैनल की तरह काम करती हैं. ये जो है ना, इट एक्ट एज अ चैनल बिटवीन व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. याद है ना हमने क्या पढ़ा था? अगर सपोज करो ये एक सेल की स्ट्रक्चर है. सेल में ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. यही समझाया था. न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेटा, इट विल एक्ट एज अ चैनल बिटवीन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है बेटा, दे आर ऑफ टू टाइप्स. इनकी टू टाइप्स होती है. वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अनदर वन इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, अब देखो स्मूथ है, एक क्या है? रफ है. इन दोनों में स्मूथ और रफ होने का रीज़न क्या है बेटा? ये रफ है ना, मैं आपको सिर्फ इसको क्रैमिंग पर्पस से और याद करने के पर्पस से बता रही हूँ. R से वर्ड याद रखना. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, R से रफ, R से ही राइबोसोम. बेटा ये रफ इसलिए होती है क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का काम हमारी बॉडी में पता क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. इनका काम क्या है? याद रखना. हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ना, वो राइबोसोम्स ही करते हैं. तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या मैंने बोला? प्रोटीन सिंथेसिस.
अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑब्वियसली यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनका सरफेस क्या है, स्मूथ, और इनका सरफेस रफ क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, जैसे रफ का तो फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, बेटा इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। अभी इन दोनों के फंक्शंस आपको पता चल गए, स्मूथ और रफ एंटिकुलम के, क्या था, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का काम है क्या, राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का काम क्या है, लिपिड्स एंड फैट सिंथेसिस। अच्छा तुम एक मुझे एक बात बताओ, सेल्स के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेटा व्हाट इज दिस प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द लेयर्स, मेम्ब्रेन लेयर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ पर स्मूथ ने क्या बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बना दिए, रफ ने क्या बना दिया, रफ ईआर ने बना दिए प्रोटीन्स। सो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सेल मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच, व्हाट आई सेड, प्रोसेस by which cell membranes will be synthesized by using what, by using proteins and lipids। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी समझ में आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, पहले तो इट विल एक्ट एज अ चैनल बिटवीन व्हाट, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडली इन्होंने क्या सिंथेसाइज करने हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और इससे क्या सिंथेसाइज होंगी फर्दर, सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये सब किसके फंक्शन है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। तो आपको ये होपफुली पहली सेल ऑर्गेनल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। और बेटा हर सेल ऑर्गेनेली का ना कोई इसको किसी ना किसी कीवर्ड से हम याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कीवर्ड याद रख सकते हैं, राइबोस, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस है ना। जब भी लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी सेल ऑर्गेनल करती है तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स या विद द हेल्प ऑफ रफ एंड स्मूथ सर्फेसिस। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा दूसरी सेल ऑर्गेनल हमारे पास क्या है, दैट इज गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। बेटा ये जो गोल्गी एपरेटस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैकेज एंड डिस्पैचर ऑफ अ सेल। वी कॉल इट एज अ पैकेज एंड डिस्पैचर ऑफ अ सेल। क्यों, क्योंकि देखो एंडोप्लाज्मिक रीजन के अराउंड जो भी मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है ना, उस सिंथेसाइज को पैक करना और उसको डिस्पैच करना, बेटा ये काम गोल्गी एपरेटस का है। मूवर्स एंड पैकर्स समझते हो ना, तो बस समझो सेल्स के मूवर्स एंड पैकर्स कौन है, यही है गोल्गी एपरेटस। तो ये क्या करेंगे, ये उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पैक करेंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। दे कैन इवन मॉडिफाइड द सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर मेड इन द रीजन अराउंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या नियर द रीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी मटेरियल बना उस मटेरियल को इन्होंने मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, दे कैन मॉडिफाई द प्रोटीन, दे विल पैक देम, दे विल डिस्पैच देम। ये सारा फंक्शन किसका है बेटा, गोल्गी एपरेटस का फंक्शन है। इसके अलावा इनका एक और भी फंक्शन है। एक तो ये क्या है, मैंने आपको बोले क्या, ये दे आर द पैकेज एंड डिस्पैच, दे आर द पैकेज एंड डिस्पैच सिस्टम ऑफ अ सेल। याद रखना अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आया कि विच ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज अ पैकेज एंड अ डिस्पैचर ऑफ अ सेल, तो क्या लिखोगे, गोल्गी एपरेटस। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया बेटा। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, सेकंड इसका फंक्शन है कि दे सिंथेसाइज लाइसोसोम्स, दे सिंथेसाइज व्हाट,
लाइजोसोम्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्किप कर दिया, मैंने आपको क्या बोला, ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड ही हैं। तो बेटा ये जो सेल ऑर्गेनल है ना, इट इज़ ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन्स है ना बेटा, दे आर कंसिस्ट ऑफ अ शीट्स, वो जो मेम्ब्रेन है वो शीट्स फॉर्म में है, विच आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर। ये जो शीट्स हैं ये पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होती हैं लाइक अ स्टैक। बेटा इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिस्टर्न। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? सिस्टर्न। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सिस्टर्न। द सिस्टर्न इज द अरेंजमेंट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स वन ओवर द अनदर लाइक अ स्टैक, where it is present it is present in a Golgi apparatus। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अब Golgi, now the next cell organelle is बेटा लाइजोसोम्स। क्या है ये? लाइजोसोम्स। बेटा लाइजोसोम्स को वी कॉल इट एज अ सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसका कीवर्ड आप कैसे इसको याद रखोगे? इसके फंक्शन से, दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये जो लाइजोसोम्स है ना, क्या है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स है ना, ये क्या कर सकते हैं? सपोज करो कि जो सेल है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, वो मेल फंक्शनिंग कर रहा है, उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, तो पता क्या होता है? ये जो लाइजोसोम्स है ना बेटा, ये बर्स्ट कर जाते हैं और इनके अंदर से क्या प्रोड्यूस होते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स फिर अपने ही सेल को ना डाइजेस्ट कर जाते हैं। दैट इज वाई वी कॉल देम एज व्हाट? वी कॉल देम एज अ सुसाइडल बैग्स। और इनका फंक्शन क्या है? दूसरा इनका फंक्शन है कि सपोज करो आपके बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चले गए, बाहर से कुछ पार्टिकल्स अंदर चले गए जो कि दैट आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, जैसे बैक्टीरियाज चले गए, ठीक है ना, या जर्म्स चले गए, तो बेटा ये जो लाइजोसोम्स है ना, ये उनको भी किल कर देते हैं, उनको भी मार देते हैं। और नेक्स्ट, जैसे कोई सेल ऑर्गेनल है, अगर वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही तो ये उनको भी क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनसाइड देम दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये अपने सेल्स को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। कब करेंगे? पर जब सेल बॉडी के किसी काम के रह ही नहीं गए, उन सेल्स का बॉडी में अब रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो लाइजोसोम्स विल डाइजेस्ट दोज सेल्स, और सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ओके, अब लाइजोसोम्स के बाद जो अगली सेल ऑर्गेनल हम करने वाले हैं, दैट इज बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन सबके बेटा मैं कह रही हूँ ना, साथ साथ में कुछ ना कुछ वर्ड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको याद रखना, जैसे गोल्गी अपरेटस, मूवर्स एंड पैकर्स या पैकेज एंड डिस्पैचर। और अगर मैं बोलूँ क्या, सेकेंड वन हमने क्या लिखा था? दैट वाज लाइजोसोम्स, उनको आपने क्या लिखा था? सुसाइडल बैग्स। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। व्हाट वी कॉल इट एज? पावर हाउस ऑफ अ सेल। CELL, पावर हाउस ऑफ अ सेल, राइट? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? इट इज अगेन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, पर इसकी ना 2 लेयर्स होती हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इट इज 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। आउटर लेयर इज ऑलवेज पोरस, जो उसकी बाहर वाली लेयर है वो पोरस होगी, ठीक है, और जो उसकी इनर लेयर होती है ना, वो हाईली फोल्डेड होती है। इनर लेयर क्या होती है? हाईली फोल्डेड। अब रीजन है कि इनर लेयर हाईली फोल्डेड है, क्यों? रीजन है, क्या रीजन है अभी समझाती हूँ। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स आर स्टोर हियर। ये सिंथेसाइज नहीं करते, सॉरी, ये स्टोर करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी क्या होता है? एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। व्हाट आई सेड? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल्स को स्टोर करेंगे, तो पावर हाउस ऑफ अ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म पता क्या होती है? पूछ लेते हैं, एक मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP।
तुम्हारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है बॉडी के अंदर, काम कर सकते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स ही देती है वो एनर्जी। हम जो भी खाना खाते हैं ना, बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होकर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन से वो फूड जो जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले वो फूड क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन के थ्रू ही बेटा एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। छोटी क्लासेस से बहुत बार आपने ये सब चीज़ें पढ़ी भी होंगी। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जिस भी खाने से ग्लूकोज रिलीज हुआ ना बॉडी में, वो ग्लूकोज भी बर्न कर जाता है, और बर्न करके क्या देता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स। और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ जाके स्टोर होंगे? मैंने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो अभी मैं इससे पहले आपको क्या समझा रही थी कि ये इसकी जो भी मेम्ब्रेन है, इट इज 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना। तो क्या है इसके अंदर जो आउटर लेयर है वो तो मैंने आपको बोला पोरस है, ठीक है। पोरस से ना मटेरियल का इन एंड आउट होना आसान हो जाता है। और सेकंड मैंने क्या बोला? इनर लेयर तो हाईली फोल्डेड है। हाईली फोल्डेड पता क्यों होती है? ताकि वो ढेर सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रख सके। जितनी ज़्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगी ना, उतना ही एटीपी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टोर हो सकेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि वाई इनर मेम्ब्रेन लेयर इज़ फोल्डेड, टू स्टोर मोर एंड मोर एटीपी मॉलिक्यूल्स, और सेल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, क्योंकि दे आर द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल ऑल्सो। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसका एक बहुत और स्पेसिफिक फीचर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या? इनके पास बेटा अपना ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इनके पास अपना ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जहाँ भी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। दे हैव देयर ओन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। राइबोसोम का काम मैंने क्या समझाया था? प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन्स खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल भी अपना ही है, ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत स्पेसिफिक फीचर है। क्वेश्चन पता क्या पूछते हैं पेपर में? पूछते हैं नेम द सेल ऑर्गेनल विच हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल और विच कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन्स। तो लिख देना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखा करो जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लास्टिड्स। दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये जो सेल ऑर्गेनल है ना, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। याद रखना, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है ये वाली ऑर्गेनल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स लिख लो या प्लांट सेल्स लिख लो, ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ज़्यादा बेटर वर्ड है प्लांट सेल्स। अब प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स भी बेटा दे आर अगेन द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये भी इनकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इनकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, इट इज़ एम्बेडेड इन अ मटेरियल। उस मटेरियल को कहते हैं क्या? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, दे विल बी एम्बेडेड इन अ मटेरियल विच इज़ नोन एज स्ट्रोमा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफाइन स्ट्रोमा। 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ बता दिया, भूलना मत। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? क्या है ये, ठीक है ना। पहले तो 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का क्वेश्चन आता है ये भी। देन ल्यूकोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज अ क्रोमोप्लास्ट। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल, पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल चाहिए। यस, ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट में। सो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट is present where? Chloroplast. So that means कि what is the site of photosynthesis in plants? अगर हम plants में साइट बताना चाहते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, लीव्स तो छोटी क्लासेस में बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे लीव्स, नो, अब तुम बोलोगे लीव्स में भी क्या? क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ अ साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है बेटा? ये करते हैं, दे कैन स्टोर फूड, they can store food, like they can store amino acids,
they can store fats etc. proteins they can store. ल्यूकोप्लास्ट में ये फूड को स्टोर करते हैं. बेटा क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट में भी कलर्ड पिगमेंट क्या होते हैं? स्टोर होते हैं. दे ऑल्सो हैव कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के अलावा अदर देन ग्रीन पिगमेंट. तो फ्लावर्स को या फ्रूट्स को जो डिफरेंट कलर्स मिलते हैं ना बेटा, वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं. इसकी कलरिंग से होगा क्या? ये कलर दे रहे हैं, इससे जो इंसेक्ट्स है ना वो प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके. ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए क्रोमोप्लास्ट का बहुत बड़ा रोल है. क्यों? क्योंकि इट विल इम्पार्ट द अदर कलर्स टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये फंक्शन इसका है. तो दिस इज अबाउट व्हाट? प्लास्टिड्स. नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट cell organelle, that is vacuoles. That are vacuoles. बेटा ये जो vacuoles हैं, again it is a cell organelle, but it is present mainly, mostly in plants. और प्लांट्स में, प्लांट सेल में इन वैक्यूल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि दे कैन इवन ऑक्यूपाई 50 to 90% volume of a cell. 50 to 90% volume of a cell. Which cell? Plant cell. Beta, they can occupy. They can occupy 50 to 90%. एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना. So let's start. What I said, vacuoles. Beta 50 to 90% volume of a plant cell can be occupied by vacuoles. तो plant cell में ये जो vacuoles है ना, they are in bigger size. Animal cells में they can present, they can absent. अगर होंगे भी तो उनका size बहुत small होता है. तो इनका main role तो किस में है बेटा? Plant cells में होता है. Basically they contain cell sap or they are filled with solids and liquids. They are filled with solid and liquid. इनका मेन फंक्शन पता है क्या है? अब मेन रोल तो इनका किस में है? प्लांट सेल्स में ही है. तो इनका मेन फंक्शन पता है प्लांट सेल्स में क्या है? दे मेंटेन टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ प्लांट सेल. टर्जिडिटी मतलब ये क्या है? ना तो ये क्या हेल्प करते हैं, ना तो पानी का ज़्यादा लॉस हो सके, ना पानी अंदर ज़्यादा आ सके, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी. टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी का मतलब क्या है? दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इन द प्लांट सेल्स. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस की प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है. ठीक है. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? दे मेंटेन द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ अ सेल. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स विच आर द पार्ट्स ऑफ अ सेल. अब ये इसके बेसिस पे अगर हम चाहें तो वी कैन, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, वी कैन डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस करना चाहो. अच्छा एक चीज़ और, इसको डिस्कस करने से पहले अभी मैं आपको प्लास्टिड समझा रही थी ना, जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या था? ल्यूकोप्लास्ट था. बेटा प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये भी मैंने आपको समझाया था. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, अभी समझ लो. बेटा प्लास्टिड्स के पास भी अपना जेनेटिक मटीरियल होता है. प्लास्टिड्स में भी क्या होता है? अपना जेनेटिक मटीरियल होता है. दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन DNA. दे हैव देयर ऑन DNA, नॉट सिंथेसाइज तो वर्ड नहीं बोलेंगे. दे हैव देयर ऑन DNA and they can synthesize their proteins also, right? तो plastids have also their own genetic material. याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया था सेल ऑर्गेनल जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल था. सेकेंड वन इज प्लास्टिड ऑल्सो, इट हैज़ ऑल्सो इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल. बहुत 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 इंपॉर्टेंट. चलो अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ? सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में? यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सुना था. यहाँ पर क्या होगा? सेल वॉल इज एब्सेंट. सेकेंड आप क्या कर सकते हो? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. और थर्ड वन, वैक्यूल्स of big sizes are present. यहाँ पे क्या लिखोगे? vacuoles are either
एब्सेंट और of very small size. So these are the main differences between plant cell and animal cell. Also पेपर में ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछ लेते हैं, तो ये 2-3 डिफरेंसेस बहुत हैं. तो होप सो इतनी सेल ऑर्गेनेलिस हमने देख ली, सबके हमने क्या पढ़ लिए, सबके अगर हम इनके कीवर्ड्स देखें, सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको तो हम वहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से उसको याद रखना. सेकंड वन आपने क्या पढ़ा था, गोल्गी अपरेटस, वो क्या था, मूवर्स एंड पैकेज बोल सकते हो या डिस्पैचर एंड पैकेज एंड डिस्पैचर ऑफ अ सेल. फिर आपने क्या बोला था, लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स में मैंने सुसाइडल बैग्स बोला था, पर उनका काम एक और भी है, वो पुराने सेल्स जो जाते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं ना, तो उसको आप क्लीनलीनेस इन सेल में भी वो हेल्प करते हैं, सेल को क्लीन रहने में भी हेल्प करते हैं. तो ये भी कीवर्ड वहाँ पे आप लगा सकते हो. उसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ अ सेल. फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा प्लास्टिड्स. तो प्लास्टिड्स में क्या है, उससे आप याद रख सकते हो कि प्लास्टिड्स तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, है ना, वहाँ से आप इसको याद रख सकते हो. और फिर आपने क्या पढ़ा, वैक्यूल्स पढ़ा. तो वैक्यूल्स क्या है, दे आर ऑफ अ बिगर साइज इन अ, ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनसे आप इनको याद रख सकते हो, है ना. तो वैक्यूल्स तो दे कैन बी ऑफ अ वेरी बिग साइज इन अ प्लांट सेल्स. दे कैन इवन बिग कि दे कैन ऑक्यूपाई अराउंड 90% वॉल्यूम ऑफ अ प्लांट सेल. तो ये छोटी छोटी 1-2 लाइन्स है. और हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी, सेल ऑर्गेनेल्स हैं विच कैन हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. तो अब तक तो याद हो गया होगा होपफुली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स, याद रखना, है ना. तो बस इतना ही है इस चैप्टर में. तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी 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 सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट तो वो है ही है. जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं साथ साथ में आपको रिवाइज भी करवाती, रिवाइज तो नहीं कह सकते, पर मैं आपको बताती गई कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ट्राई डोंट टू मिस दीज क्वेश्चंस, क्योंकि देखना पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होंगे. सो अब इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप योर पेशेंस. सो हैव अ नाइस डे. सी यू अगेन. बाय.